उसके आगे हम व्यवस्थापिका पढ़ रहे थे, तो व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका में अपन ने देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा दो होते हैं। तो लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष, और राज्यसभा के अप्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा में कुल 545 सदस्य चुनकर आते हैं, राज्यसभा में 245 सदस्य चुनकर आते हैं। और ये सारे सदस्य जो कहलाते हैं संसद के सदस्य होते हैं। और यही सदस्य क्या करते हैं? संविधान निर्माण, संविधान संशोधन, सारी प्रक्रियाओं में भाग भी लेते हैं। इन दोनों का अंतर भी अपन ने देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा। फिर अपन ने पढ़ा था संसद के कार्य और शक्तियां। संसद क्या कार्य करती है? विधायी शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति। विधायी शक्ति को बोलते हैं कानून निर्माण की शक्ति। संविधान में संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को। वित्तीय शक्ति, धन या देश में जो बजट प्रस्तुत करने या बजट को पारित करने की शक्ति भी संसद को प्राप्त है। प्रशासनिक शक्ति, संपूर्ण देश का जो प्रशासन है वो संसद के ही अधिकार क्षेत्र में या संसद के अधीन रहता है, तो उसके ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति भी उसको प्राप्त है। तो जैसे अपन बात करें, हमारे गृह मंत्री है, तो गृह मंत्री के अधीन क्या होता है? हमारा पुलिस प्रशासन होता है संपूर्ण देश का। और गृह मंत्री किसके अधीन होते हैं? संसद के, क्योंकि वो लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो। निर्वाचन संबंधी शक्ति, तो निर्वाचन यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में इनके दो ये भाग लेते हैं, तो इसलिए उनको निर्वाचन की शक्तियां भी प्राप्त है। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए तो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो महाभियोग प्रक्रिया है उसमें भाग लेने की शक्ति भी इनको प्राप्त होती है। तो ये तो होती है हमारी संसद की शक्तियां और कार्य और शक्तियां। आज हम बात करेंगे लोकसभा की शक्तियां और अधिकार और कार्य, यानी लोकसभा के पास क्या शक्तियां होती है। आप ये जो पढ़ लिए तो वही चीजें इसमें भी आएगी सेम ही, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, बाकी सेम संसद की शक्तियां वही, लोकसभा की शक्तियां वही, राज्यसभा की शक्तियां है, केवल एक दो परिवर्तन है वो भी देखते हैं। तो उसमें अपन ने देखा था विधायी शक्ति, तो ये लोकसभा की शक्तियों में भी विधायी शक्ति सेम वही चीज है कि संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण कर सकती है। जो संसद करती है वही यहाँ पर लोकसभा करती है। तो क्योंकि संसद का निर्माण भी तो किससे होता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही तो मिलकर होता है। तो संसद वो कार्य करती है, तो ये अपने आप ही कार्य, तो अपन एक की शक्ति याद करेंगे तो उससे तीनों का काम हो जाएगा। विधायी शक्ति राज्यसभा को भी प्राप्त है, लोकसभा को भी प्राप्त है और संसद को भी प्राप्त है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में ये कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक केवल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ध्यान से सुनना, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन दोनों से प्रस्तावित या पारित होना अनिवार्य है। और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास क्या कहा जाएगा? जब लोकसभा और राज्यसभा उसको दोनों सदन पास कर देंगे तभी ही वो राष्ट्रपति के पास कानून बनेगा, राष्ट्रपति साइन करेगा तब। तो राष्ट्रपति के पास साइन के लिए कब जाएगा? जब दोनों सदन उसको पारित कर देंगे। तो ये विधायी शक्ति हो गई जो अपने पास संसद के पास भी थी। फिर आ गई वित्तीय शक्ति, तो संसद के पास भी थी ये वित्तीय शक्ति, वही सेम है। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में लोकसभा को ही ये शक्ति प्रदान की गई है, यानी राज्यसभा को ये शक्ति प्रदान नहीं है। अब संसद को इसलिए कि संसद किसका? लोकसभा संसद का ही भाग है, तो संसद को यह शक्ति ऑटोमेटिक मिल जाती है। लेकिन इसका मुख्य रूप से जो पार्ट है वो लोकसभा ही इसको स्वीकार करती है, तो इसका मुख्य भाग जो है लोकसभा को ही प्रदान किया गया है। और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति क्या है? बहुत गौण है, बहुत सीमित है, बहुत कम है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। हमारा जो आर्टिकल 109 है वो कहता है कि जो धन विधेयक होगा या बजट से संबंधित जो प्रारूप होगा वो केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। तो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। केवल राज्यसभा क्या करती है? उसको अनुमोदित करती है, नहीं उसको स्वीकृति प्रदान करती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करती है वो।
केवल कुछ दिनों के लिए रोक सकती है, तो रोकने से कोई मतलब है नहीं, 14 दिन बाद उसको स्वीकृति देनी पड़ती है। तो लोकसभा में अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक लोकसभा को वापस लौटा देना। अगर वो रोक भी लेता है तो राज्यसभा में भेजा जाता है, तो राज्यसभा के लिए आवश्यक है उसे धन विधेयक को प्राप्ति का मतलब जिस दिन प्राप्त हुआ उस तिथि से 14 दिन के अंदर वापस कहाँ भेजना है, वापस लोकसभा के पास भेजना है। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, उसको स्वीकार करना या नहीं करना वो लोकसभा की इच्छा पर है। कि राज्यसभा ने कहा कि साहब इसमें आप ये संशोधन करो, तो सुझाव दे सकती है। अब उसको सुझाव को स्वीकार करना है कि नहीं करना वो लोकसभा पर निर्भर करता है, बाकी उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदात्मक संसदीय हमारी जो कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका के ऊपर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। जैसे अपन बात कर रहे थे कि अपने सरकार के कितने अंग होते हैं, एक तो होगा व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, अब न्यायपालिका तो क्या है? स्वतंत्र है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये व्यवस्थापिका जो है इसको अपन दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो कार्यपालिका बनती है वो इसी से तो बनती है, लोकसभा से। राष्ट्रपति यहाँ पर पहले से होता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद में जो प्रधानमंत्री होता है वो कौन होता है? इस लोकसभा में बहुमत दल का जो मुखिया होता है, नेता होता है, उसी को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री। और ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलकर यहीं से क्या करते हैं? मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? इस लोकसभा के प्रति। तो यहाँ से इसके ऊपर नियंत्रण ऑटोमेटिक हो जाता है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति भी इसको प्राप्त है। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, संसद व्यवहार में किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी लोकसभा जो भी उससे पूछती है उसका सवाल जवाब उसको करना ही पड़ेगा। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास है। यानी लोकसभा का विश्वास होते ही वो क्या होगा? अपने पद से विमुक्त हो जाएगा, पद छोड़ना पड़ जाएगा उसको। और एक मंत्री ने अगर गलती की है तो उसका भुगतान पूरे मंत्रिमंडल को भी देना पड़ता है। तीन शक्तियां हो गई, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तीनों शक्तियां संसद के पास भी होती। इसको एक बार ध्यान से देख लो, तीनों शक्तियों में कोई चेंजेस नहीं है। विधायी, वित्तीय और कार्यपालिका पर नियंत्रण। यहाँ पर देखो विधायी, वित्तीय शक्ति तो ये आई गई, और तीसरा था प्रशासनिक शक्ति जो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, इसी को बोलते हैं। तीन शक्तियां सेम हो गई। चौथी है संविधान संशोधन की शक्ति, ये इसमें भी पढ़ा था अपन ने, दूसरे नंबर पे दी हुई है। ये कोई चेंजेस नहीं है, संविधान में संशोधन की शक्ति सेम हो गई। चार, निर्वाचक मंडल के रूप में, ये निर्वाचक संबंधी शक्ति, ये निर्वाचक मंडल की। तो पांचों शक्तियां लोकसभा और राज्यसभा दोनों को, यानी संसद को और लोकसभा की संसद वाली जो शक्तियां है वही अपन लोकसभा में भी लिख सकते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है, अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और उसी मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। उसी प्रकार संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में क्या करना होता है? संशोधन या परिवर्तन का अधिकार है। किसके साथ मिलकर? राज्यसभा के साथ। ये शक्ति दोनों को बराबर की प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य कौन करती है? अकेली संसद ही करती है, किसी और की आवश्यकता है। संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के इसमें अधिकतर संशोधन कर देते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ संशोधन ऐसे होते हैं उसमें राज्यों की विधानसभाओं से भी स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल किस किस का? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। जैसे अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर किसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इसलिए इनको निर्वाचन की शक्ति भी प्राप्त है। ये तो हो गई लोकसभा की शक्ति, अधिकार और कार्य। नेक्स्ट जो है राज्यसभा के कार्य और शक्तियां। राज्यसभा को कौन कौन से कार्य और शक्तियां प्राप्त है? तो कुछ शक्तियां तो वही है, वही विधायी शक्ति, संविधान संशोधन की शक्ति, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति इसको प्राप्त है, लेकिन ये केवल अनुमोदन करती है उसका, केवल 14 दिन उसको रोक सकती है, बाकी इसकी ज्यादा शक्ति इसको प्राप्त नहीं है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति वही सेम कार्यपालिका। अब इसका कार्यपालिका पर नियंत्रण लोकसभा का ज्यादा होता है, इसका इतना नहीं होता है, तो उसको दोबारा देखते हैं पर शुरू से। विधायी शक्ति वही लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण यानी कानून निर्माण संबंधी प्रक्रिया में भाग लेती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर की शक्तियां प्राप्त है। तो ये पहला सभी में आएगा, संसद में भी आएगा, लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में भी आएगा। संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों से असहमत होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव क्या होगा, गिर जाएगा, यानी संशोधन नहीं होगा। अगर एक भी सदन उसके पक्ष में नहीं आता है तो वो संशोधन वहीं समाप्त हो जाएगा। वित्तीय शक्ति ये जरूर राज्यसभा को प्राप्त नहीं होगा, लोकसभा को। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति प्राप्त है, कुछ, यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में क्या बनाया हुआ है, निर्बल यानी कमजोर बनाया हुआ है। संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा, पहले कहा लोकसभा में, और लोकसभा उसको स्वीकार कर देती है तो उसके बाद में स्वीकार माना भी जाता है। लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक वो क्या कर सकते हैं, इस विधेयक को केवल रोक सकते हैं, केवल रोक सकते हैं। 14 दिन बाद वापस उनको भेजना पड़ेगा संशोधन के साथ में। विचार किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन सुझावों को वो मानती है या नहीं मानती है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति क्या होते हैं? अब लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। तो लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। अतः भारत में भी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप का अर्थ होता है कि जैसे अपन बात करें एक प्रधानमंत्री और उसके साथ में 20 मंत्री है। यस बेटा, कौन बोल रहा है? कोई प्रॉब्लम है? अरे किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आया तो बोल दो दोबारा, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, देखो आगे, देखो कंटिन्यू। तो अपन बात कर रहे थे कि ये जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति की अपन बात कर रहे थे, ये भी तो अपन देखते आ रहे हैं कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा को अधिकतर जो शक्ति है वो कॉमन शक्तियां प्राप्त है, कुछ शक्तियों को छोड़कर। अब यहाँ पे क्या होता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद जो है वो संसद के लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा को, लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। कि सामूहिक रूप कैसे, जैसे अपन बात कर रहे थे कि एक प्रधानमंत्री हो गया और 20 मंत्री हो गए। अब इन 20 मंत्री, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो संसद में लोकसभा के प्रति, यानी लोकसभा का विश्वास जब तक इनके ऊपर बना रहेगा तब तक ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद रहेगा। तो ये इसके प्रति उत्तरदायी होती है। अगर इनमें से एक भी व्यक्ति क्या कर लेता है, कोई गलती कर देता है, कोई अनुशासनहीनता कर देता है, तो पूरे को लिखा है ना इसमें, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए जिम्मेदार होता है। एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे मंत्रिमंडल को क्या किया जा सकता है? बर्खास्त किया जाता है। पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। राज्यसभा के प्रति नहीं होता, लोकसभा के प्रति। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? राज्यसभा के सदस्य मंत्री जो है इन मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं, पूरक यानी जो अधूरे छूटे हुए प्रश्न है या कोई नया सवाल है वो पूछ सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन उनको पद से हटाने का अधिकार इनके पास नहीं होता है।
परंतु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को उठाने का अधिकार नहीं है। किसको? राज्यसभा को। उपयुक्त विविध शक्तियां, कुछ विशेष शक्तियां और इनको, वो कौन कौन सी है? उपयुक्त के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। और ये शक्तियां कार्य इस प्रकार है। पहला, किसके साथ मिलकर करेगी? लोकसभा के साथ। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते, एक शक्ति ये प्राप्त है कि राज्यसभा से जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। किसके साथ? लोकसभा के साथ। दूसरा है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरा, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कुछ पदाधिकारियों पर क्या लगा सकती है? महाभियोग लगाने का अधिकार रखती है। तो ये महाभियोग भी किसके साथ मिलकर लगा सकती है? लोकसभा के साथ मिलकर लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते, तभी जाकर वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। तो ये तीन शक्तियां। चौथी, राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को भी पद से हटा सकती है। अब उपराष्ट्रपति किसका सभापति होता है? राज्यसभा का। तो उसका सदन, जो अपन जैसे बात कर रहे थे कि बजट जो है वो केवल लोकसभा में पहले पारित होता है, फिर वहां किसके पास जाएगा अनुमोदन के लिए? राज्यसभा के पास। तो यहाँ पर इसका राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया भी राज्यसभा से ही उसको प्रारंभ की जा सकती है। बहुमत से पास कर उसको पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रथम प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित हो सकता है, वो लोकसभा में पारित नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा का ही सभापति वो होता है। तो पारित होकर लोकसभा के पास जाता है। 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का, कोई आपातकाल लागू कर दिया और 1 महीने तक तो राष्ट्रपति के आदेश से लागू हो गया, एक उसके बाद में अगर उसको लंबे समय तक लागू रखना है तो उसकी किसकी स्वीकृति आवश्यक है? संसद की स्वीकृति आवश्यक है। आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के साथ पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग स्वीकृति, या एक साथ बिठा करके विशेष बहुमत से भी किया जाना आवश्यक है। या तो एक साथ बिठाओ सबको और बहुमत से पारित करवाओ, या फिर अलग अलग दोनों सदनों से पारित करवाओ। तो ये कुछ शक्तियां इनको प्राप्त है। विशेष अधिकार, राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार है जो लोकसभा को नहीं है। राज्यसभा को 2 ऐसे अन्य अधिकार भी प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है, लोकसभा उसका प्रयोग नहीं कर सकती। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते कुछ विशेष शक्तियां इनको प्राप्त है। अब कौन कौन सी? अनुच्छेद या आर्टिकल 249 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को, हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सूची हमारी संविधान ही बना, समवर्ती सूची, ये 3 हमारी बनी हुई है। जैसे इसमें अपन बात करें शिक्षा, इस प्रकार शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, रोजगार हो गया, तो इस प्रकार इसमें सब्जेक्ट ये है। तो इनके ऊपर अब राज्य सूची में कुछ विषयों को देती है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, या फिर वही शिक्षा का क्षेत्र इसमें भी आता है और उसमें भी आता है। तो ये शिक्षा राज्य स्तरीय शिक्षा है, ये सेंट्रल। समवर्ती सूची में जितने विषय हैं उनके ऊपर, अब तो यहाँ पर देखकर बात करें संघ सूची में केवल केंद्र सरकार यानी संसद ही कानून बना सकती है इसके विषयों पर। इसके जितने विषय होंगे उस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और ये समवर्ती सूची है तो इसके विषयों पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है। लेकिन दोनों सरकारें एक ही विषय पर कानून बना रही है और मतभेद हो गया तो केवल केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा, इसका कानून राज्य सरकार का मान्य नहीं होगा। लेकिन जो विशेष शक्ति की अपन बात कर रहे हैं, जैसे राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय है उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? लेकिन ये जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा इसके किसी एक विषय को यहाँ से उठा करके केंद्र का घोषित कर सकती है, ये अधिकार इसको प्राप्त है। ये और अधिकार किसी को प्राप्त नहीं, यानी राज्य सूची के किसी एक विषय को लेकर के केंद्र को कानून बनाने का अधिकार या संसद को कानून बनाने का अधिकार दिला सकती है। देखो इसमें
राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। इसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? संसद। इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाएगा? संसद को मिल जाता है। तो ये अधिकार इसके पास है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। नए पद सृजित करना, RSIS जो होते हैं बड़े बड़े, उनसे संबंधित अखिल भारतीय जो सेवाएं, तो वो सेवाएं IAS जैसी सेवाएं और स्थापित करने के लिए केवल केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान कर सकती है। तो ये अपना व्यवस्थापिका आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाला जो अपना रहेगा कार्यपालिका, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। इसको एक बार व्यवस्थापिका को ध्यान से देख लेना, और कोई डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो। बेटा किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। व्यवस्थापिका अपनी कंप्लीट हो चुकी है। व्यवस्थापिका से संबंधित किसी को कोई डाउट है? बेटा व्यवस्थापिका से संबंधित किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो अभी। हाँ निहाल, तेरे को कोई दिक्कत है बेटा? ओके, नेक्स्ट वाली क्लास ज्वाइन करो, कोई क्लास हो तो।